Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 10th of May 2022। तो 10 मई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चंस देखेंगे जिनके जवाब आपको देने हैं, उसके बाद मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे, देन उसके बाद न्यूज़ एनालिसिस, फिर उसके बाद एडिटोरियल्स। तो पूरा फ्लो रहेगा, बने रहिए। अच्छा कंटेंट अगर आपको लगता है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। साथ ही जिसको भी अभी 2022 में यूपीएससी प्रीलिम्स देना है बट वो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो हमारी करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज अभी भी ज्वाइन कर सकता है। और उसमें लगभग 50 से 55 वीडियोस हैं, और अगर आप 2 से 3 वीडियो देखते हैं तो आप कंप्लीट कर लेंगे पूरा। उसमें कंप्लीट पीडीएफ भी हमने अवेलेबल करा दी है, आप उसको प्लीज़ अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चंस के साथ। पहला सवाल देख लीजिए, लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द रेंजेस ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज आर मोर कंटिन्यूअस कंपेयर टू द वेस्टर्न हिमालयाज। स्टेटमेंट 1 है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द हिमाचल एंड द उत्तराखंड हिमालयाज लाइज बिटवीन द रिवर झेलम इन द वेस्ट एंड रिवर काली इन द ईस्ट। ठीक है ना, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 ओनली 2 ओनली बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कहता है द अलकनंदा रिवर हैज इट्स सोर्स इन द सतोपंथ ग्लेशियर। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द घाघरा रिवर ओरिजिनेट्स इन द मिलाम ग्लेशियर। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली 2 ओनली बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 3 है हिमालयाज एक्सपीरियंस ए ग्रेटर नंबर ऑफ डेब्री एवलांच कंपेयर टू द वेस्टर्न घाट्स बिकॉज। अब क्यों हिमालयाज में ज़्यादा नंबर ऑफ डेब्री एवलांचेस होते हैं? फर्स्ट इज द हिमालयाज आर टेक्टोनिकली एक्टिव। Second is Himalayas are mostly made up of metamorphic and igneous rocks which are not stable. तीसरा है the slopes are very steep in Himalayas as compared to the Western Ghats। तो आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट रीजन कौन से हैं। ऑप्शंस आर 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2, 3। ये 3 सवाल आज के हैं। आई होप आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे अपने एंड से, और अगर आपने इसको अटेम्प्ट किया है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने आपने सही किए। मैं आंसर्स आपको एक एक करके बता देता हूँ। सो लेट मी टेल यू द आंसर्स नाउ। पहला सवाल मैंने पूछा था कि स्टेटमेंट 1 था द रेंजेस ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज आर मोर कंटिन्यूअस कंपेयर टू द वेस्टर्न हिमालयाज। देखो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो जो वेस्टर्न हिमालयाज की रेंजेस हैं वो ज़्यादा कंटिन्यूअस हैं एज कंपेयर टू द ईस्टर्न हिमालयाज। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज लाइज बिटवीन द रिवर झेलम इन द वेस्ट एंड काली इन द ईस्ट। ये भी गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों जो रिवर्स हैं जिनके बीच में ये हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज आता है वो रिवर रावी रिवर है और काली रिवर है। ठीक है ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 2 हमने देखा अलकनंदा रिवर हैज इट्स सोर्स इन द सतोपंथ ग्लेशियर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अलकनंदा रिवर का जो सोर्स है वो सतोपंथ ग्लेशियर में है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द घाघरा रिवर ओरिजिनेट्स इन द मिलाम ग्लेशियर। तो ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि घाघरा रिवर मापचा चुंगो ग्लेशियर नाम का, मापचा चुंगो नाम का ग्लेशियर है, वहां से ओरिजिनेट करती है। ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर विल बी 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हिमालय में क्यों ज़्यादा डेब्री एवलांचेस हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा था द हिमालयाज आर टेक्टोनिकली एक्टिव। बिल्कुल सही रीजन है ये। टेक्टोनिकली एक्टिव है तो उसमें एक्टिविटीज होती रहती है, ऑब्वियस सी बात है, दैट कैन बी वन रीजन। सेकंड कह रहा है हिमालयाज आर मोस्टली मेड अप ऑफ मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स। गलत है ये, क्योंकि मेटामॉर्फिक इग्नियस से मोस्टली बना ही नहीं, हो सेडिमेंट्री और लेयर्ड उस स्ट्रक्चर का बना है। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है द स्लोप्स आर वेरी स्टीप इन हिमालयाज एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट्स। ऑब्वियस सी बात है, चूंकि ये बहुत यंग है इसलिए अभी स्टीप है, एंड इसलिए आंसर होगा 1 and 3। सो 1 and 3 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस। आपको समझ में आ गए होंगे। आगे मूव करते हैं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। हाउ एंड टू वॉट एक्सटेंट वुड माइक्रो इरीगेशन हेल्प इन सॉल्विंग इंडियाज वाटर क्राइसिस। आपको बताना है किस तरीके से जो आपका माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स हैं वो इंडिया की वाटर क्राइसिस को सॉल्व करने में मदद कर सकती हैं। हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट द माइक्रो इरिगेशन विल हेल्प इन सॉल्विंग इंडियाज वाटर क्राइसिस। भारत की जो वाटर क्राइसिस है उसको सॉल्व करने में किस तरीके से मदद कर सकता है आपका माइक्रो इरिगेशन। 150 वर्ड्स में आपको ये आंसर लिखना है। GS3 का ये क्वेश्चन है, ईजी सवाल है, आप अटेम्प्ट करिए, आप कर लेंगे, बहुत ईजी सवाल है। ठीक है ना।
स्टार्ट करते हैं कि करके न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। सबसे पहला है वी विल रिकंसीडर द सेडिशन लॉ। अब सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि भैया ठीक है, हम सेडिशन लॉ को रीथिंक करेंगे। सबसे पहले मैं सेडिशन लॉ के बारे में आपको बता दूं, सेडिशन लॉ जो है वो सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 124A जो है वो डील करता है सेडिशन के साथ, और इसको थॉमस बबिंगटन मैकले ने इसको डिवाइस किया था, है ना, एंड इसको इंक्लूड किया था आईपीसी में, ठीक है ना। एंड थॉमस बबिंगटन मैकले ने इसको इंक्लूड किया था आईपीसी में, 1870 में इंक्लूड किया। 124A है सेक्शन आईपीसी का जो कि सेडिशन से डील करता है। सेडिशन अगर आप पढ़ेंगे तो कहता है कि इट डील्स विद द हूसोएवर विद वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन, मतलब शब्दों के साथ, चाहे वो बोल के हों चाहे लिख के किए गए हों, और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ब्रिंग और अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट, मतलब अपने शब्दों के द्वारा अगर आप हेट्रेड या कंटेम्प्ट लाने की कोशिश करते हो या फिर आप डिसअफेक्शन क्रिएट करते हो टुवर्ड्स द गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, मतलब अगर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ गवर्नमेंट इन इंडिया है उसके अगेंस्ट आप डिसअफेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हो, ये सारी चीज़ें करते हो, तो आपको you may be punished with imprisonment which may extend to 3 years to which fine may be added or with fine, मतलब कि 3 साल तक की पनिशमेंट या फाइन के साथ, ठीक है ना। तो अब देखो सेक्शन 124 है, इसी के लिए भाषा इतनी क्लियर नहीं थी, इसी के लिए जो 1962 में एक बहुत फेमस केस आता है, कौन सा, केदारनाथ केस, केदारनाथ सिंह केस आता है, बहुत फेमस जजमेंट है केदारनाथ का, और उसमें इन्होंने ये कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि भैया देखो सिर्फ डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, खाली अगर किसी कोई गवर्नमेंट की मान लो बुराई कर रहा है तो आप तो ये भी बोल सकते हो कि डिसअफेक्शन क्रिएट कर रहा है, कंटेम्प्ट क्रिएट कर रहा है, तो उस व्यक्ति को आप जेल में डाल दोगे तो वो गलत हो जाएगा। आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं जेल में डाल सकते हैं, आप उसी व्यक्ति को जेल में डालेंगे जो अपने वर्ड्स के थ्रू, इन सब के थ्रू वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो वायलेंस अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये केदारनाथ सिंह के जजमेंट में उन्होंने कहा था कि अनटिल एंड अनलेस वायलेंस इज नॉट देयर, वायलेंस इंसाइट करने के लिए या वायलेंस एक्चुअल में जब तक वहां नहीं हो रहा है तब तक आप उसमें सेडिशन नहीं लगा सकते हैं। केदारनाथ सिंह का जजमेंट था। अभी दोबारा से पिटिशन चल रहा है कि भाई ये कॉलोनियल रूल है, कॉलोनियल एरा का लॉ है, और ये अगेन ब्रिटिशर्स द्वारा इंडियन जो मूवमेंट था उसको क्रश करने के लिए किया गया था। अब ऐसे लॉ की जरूरत नहीं है, तो अब इसके ऊपर दोबारा से रीथिंक करने की बात चल रही। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दूसरी न्यूज़ में आते हैं। दूसरी न्यूज़ है श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी के रिगार्डिंग। 161st बर्थ एनिवर्सरी है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, तो उसके उनके बारे में था। अब सबसे पहले तो आपको पता होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में थोड़ा बता दूं। इनको गुरुदेव कहा जाता है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज पॉपुलरली नोन एज गुरुदेव, एंड ही वॉज अ राइटर, पोएट, प्ले राइट, फिलोसोफर। काफ़ी बुक्स भी आपने उनकी देखी होंगी। और 1913 में फेमस उनकी गीतांजलि के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, है ना। उनकी जो फेमस बुक है गीतांजलि, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, है ना, लिटरेचर का, काफ़ी फेमस है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। उनका जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स था वो उन्होंने भानु सिम्हा नाम से लिखा था। भानु सिम्हा नाम से उनका जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, भानु सिम्हा, ठीक है ना। इसके अलावा ही हैड स्पोकन एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन द ईयर्स 1929 एंड 1937। तो 1929 और 1937 में जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुई थी वहाँ पे उन्होंने बोला भी है। इसके अलावा जो इंडिया और बांग्लादेश का नेशनल एंथम है वो भी इन्होंने लिखा है। अमार सोनार बांग्ला जो है वो भी इन्होंने क्रिएट किया है। 1913 में ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, और उनकी नोबेल गीतांजलि के लिए उनको नोबेल प्राइज़ लिटरेचर का दिया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ही डिनाउंस द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, ठीक है ना, उन्होंने ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को डिनाई किया था। एंड लेकिन ही डिड नॉट फुल्ली सपोर्ट और एग्री विद द महात्मा गांधीज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एंड उन्होंने किया था ही व्यूड ब्रिटिश रूल एज अ सिम्टम ऑफ द ओवरऑल सिकनेस ऑफ द सोशल डिसीज ऑफ द पब्लिक। उन्होंने कहा था जो ब्रिटिश रूल है इट इज़ द सिम्टम ऑफ द ओवरऑल सिकनेस, इट इज़ जस्ट द सिम्टम ऑफ द ओवरऑल सिकनेस, उन्होंने ये लिखा था, है ना। और जो उनका ये इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, अमार सोनार बांग्ला,
है ना, विच वॉज हेल्पिंग इन इग्नाइटिंग द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म अमंग्स द पीपल, वो भी उन्होंने लिखा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जो ग्लोबल सिटीज़न का कंसेप्ट है, ग्लोबल सिटीज़न का कंसेप्ट है, वो भी कहीं ना कहीं रवींद्रनाथ टैगोर जी से ही, इंटरनेशनल सिटीज़न या ग्लोबल सिटीज़न जिसको हम बोलते हैं, वो कंसेप्ट भी रवींद्रनाथ टैगोर जी से एसोसिएटेड है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आसानी सेट टू वीकेंड नियर द उड़ीसा कोस्ट। अब यहाँ पे आसानी जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि अभी रिसेंटली विच इज़ मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट कोस्ट, है ना, याद रखिएगा, इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट कोस्ट। अगर आप इसकी ट्रेजेक्ट्री और मूवमेंट देखो तो ये जो उड़ीसा का जस्ट कोस्ट बिल्कुल दिखा ना, आसानी का जो पाथ है, अगर आप देखो तो इधर आपका साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से ये आ रहा है, बे ऑफ बंगाल की तरफ से आते हुए आते फिर यहाँ पे उड़ीसा कोस्ट के पैरेलली देखो निकल सकता है, एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। और मे 11 मे 12 के आसपास जो लोकेशन रहेगी वो बिल्कुल उड़ीसा कोस्ट के आसपास रहेगी। तो आसानी से ट्रॉपिकल साइक्लोन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानते हैं, तो मैं वो आपको बता दूं, जैसे कैरिबियन सी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, ईस्टर्न सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, वहाँ पे इसको हरिकेन कहा जाता है। इसी तरीके से वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक, यानी कि जैसा आपका जो चाइना जापान वाला जो रीजन है वहाँ पे इसको टाइफून कहा जाता है। बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी में इसको साइक्लोन कहा जाता है। वेस्टर्न साउथ पैसिफिक एंड साउथ ईस्ट इंडियन ओशन में इसको सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। इसके अलावा साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। मतलब साइक्लोन कुल मिलाकर के इंडियन टर्मिनोलॉजी है, टाइफून जापानीज़ है, और वहीं पे हरिकेन इसकी अमेरिकन टर्मिनोलॉजी है, और ऑस्ट्रेलिया के आसपास इसको वाइली यानी विली विली या वाइली कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में इसका जो नाम रहता है वो विली कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ नाम याद रखने हैं। साथ ही साथ जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है ना, ये एक नॉन फ्रंटल लो प्रेशर सिस्टम होता है। कैसा होता है? नॉन फ्रंटल लो प्रेशर सिस्टम होता है। अच्छा, आपके लिए सवाल है, आप मुझे एयर मास और फ्रंट में डिफरेंस बताइए। यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन एयर मासेज एंड फ्रंट्स। तो दिस इज अ क्वेश्चन टू यू। आई होप आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। जिसको नहीं आता है वो जियोग्राफी का स्टैटिक पार्ट देखे, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से ये दोनों चीज़ें समझाई हुई हैं। टाइप्स ऑफ एयर मासेज भी समझाया हुआ है, टाइप्स ऑफ फ्रंट्स भी समझाया हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें दी हैं, तो ये मुझे आप बताइएगा फ्रंट्स और एयर मासेस के बीच का डिफरेंस, ठीक है ना। दिस इज अ क्वेश्चन। तो ये नॉन फ्रंटल लो प्रेशर सिस्टम है, और ये वार्म वाटर, इसकी जो कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट है कि वार्म ओशियन वाटर, मतलब उसका टेम्परेचर 27 डिग्री के आसपास होना चाहिए वो ओशियन वाटर का, तभी ये डेवलप होता है। तो कन्वेक्शन के कारण धीरे धीरे एयर राइज करती रहती है, उससे ये बनता है, थंडरस्टॉर्म क्रिएट होता है, और फिर वो बीच में क्या करता है, क्लस्टर ऑफ थंडरस्टॉर्म जब डेवलप होता है वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस के ऊपर, तो वो अगर लो प्रेशर एरिया में क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना, अगर लो प्रेशर एरिया में परसिस्ट हो रहा है तो फिर वो रोटेट करना शुरू कर देता है, एंड रोटेट करते करते बीच में जो पार्ट बनता है वो आई पार्ट बनता है। आई कहते हैं उसको, आई ऑफ द साइक्लोन, और उसके साइड में। अच्छा, आई याद रखेगा, आई जो है वो लो प्रेशर का एरिया तो है, लेकिन वो बहुत काम एरिया है, बहुत काम एरिया है, वहां पे कोल्ड एयर डिसेंड करती है, ठीक है ना। आई वाला जो पार्ट है वहां पे कोल्ड एयर डिसेंड करती है, और कोल्ड एयर जब डिसेंड करेगी तो वहां बारिश नहीं होगी, तो इसीलिए आई वाले पार्ट में बारिश नहीं होती। याद रखिएगा, आई वाला जो पार्ट होता है साइक्लोन का, उसमें कोल्ड एयर डिसेंड करती है, वहां बारिश नहीं होती। और दूसरी चीज ये भी याद रखिएगा कि दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, कि वहां पे जो चीज है इंपॉर्टेंट कि आई जो है काम रीजन है, वेरी काम, इट इज वेरी काम, ठीक है ना। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दीज फैक्ट्स रिगार्डिंग दैट ऑल्सो। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ओवरऑल समझ में आ गया होगा आपको। आगे मूव करते हैं, पूजा एट कश्मीर टेम्पल स्टोक्स कंट्रोवर्सी। अब यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है कि एक रिलीजियस इवेंट जिसमें कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शिरकत की थी। 8th सेंचुरी प्रोटेक्टेड साइट है मार्तंड टेम्पल इन साउथ कश्मीर अनंतनाग। याद रखेगा, साउथ कश्मीर अनंतनाग में मार्तंड टेम्पल है, विच इज़ अ प्रोटेक्टेड साइट, एंड मार्तंड टेम्पल में एक पूजा कन्वीन कराई गई अंडर मनोज सिन्हा। एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिनाई किया है कि किसी भी तरीके की ऐसी परमिशन नहीं दी गई थी। नो सच परमिशन फॉर एनी सच इवेंट और एनी सच पूजा वॉज गिवन बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अंडर विच इट इज़ अ प्रोटेक्टेड साइट। प्रोटेक्टेड साइट है मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। अब वहाँ पर अगर आपको पूजा कंडक्ट करानी है तो आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी चाहिए थी, बट आपने परमिशन नहीं ली, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई कॉन्ट्रोवर्सी हैज़ स्टार्टेड इन दैट रीजन। तो याद रखिएगा, मार्तंड टेम्पल है विच इज इन साउथ कश्मीर रीजन, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दूं।
तो अगर आप इस टेम्पल को देखें, मार्तंड, इट इज़ अ मार्तंड टेम्पल विच इज़ मार्तंड सन टेम्पल। इसको इसमें जो पूजा होती है वो सन की होती है, सूर्य की होती है, और इसको कमीशन किया गया था ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा। याद रखिएगा, ललितादित्य मुक्तापीड़ इन द 8th century AD इट वॉज कमीशनड बाय हिम। मार्तंड सन टेम्पल कमीशनड बाय ललितादित्य मुक्तापीड़ इन द 8th century। एंड अगर आप इसका डिस्ट्रक्शन के देखें तो जोना राजा के द्वारा। अच्छा, ये जो ललितादित्य मुक्तापीड़ वाली बात है ये कल्हाण ने बताई हुई है। कल्हाण आपको पता होगा, राज तरंगिणी लिखी थी कल्हाण ने, और राज तरंगिणी में जो कश्मीर का पूरा शासन काल था और जो 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 वहाँ पे रूल किया उसके बारे में सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वहाँ पे बताएगा कि इट इज़ अ मार्तंड सन टेम्पल डेडिकेटेड टू सन, एंड ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा ये कमीशन किया गया था। दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अच्छा, जोना राजा और हसन अली दोनों ने ही ये चीज़ बताई कि टेम्पल जो वॉज डिस्ट्रॉयड बाय सिकंदर शाह मीरी। याद रखिएगा, सिकंदर शाह मीरी उसने इसको डिस्ट्रॉय भी किया था एक बार। तो दैट इज अगेन अ फैक्ट विच यू कैन रिमेंबर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। Only 1% of women in 15 to 49 एज ग्रुप कंज्यूम एल्कोहल एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो ये याद रखिएगा कि जो एल्कोहल कंजम्पशन है इट इज़ वेरी हाई अमंग द मेन। और रिसेंटली रिलीज जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसने कहा है कि ओनली 1% ऑफ द वुमेन एज्ड 15 to 49 ड्रिंक एल्कोहल इन द कंट्री एज कम्पेयर टू 22% ऑफ द मेन। तो 22% मेन जो हैं वो 15 से 49 की एज में एल्कोहल ड्रिंक करते हैं, वहीं पे केवल 1% फीमेल हैं जो कि 15 से 49 की एज के बीच में एल्कोहल कंजम्पशन करती हैं। द ओवरऑल कंजम्पशन इज वेरी हाई इन द रूरल एरिया स्टेटेड इन द रिपोर्ट। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ओवरऑल कंजम्पशन है वो रूरल एरिया में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज। ठीक है ना, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में। पहला एडिटोरियल है पावरिंग अप आफ्टर द पावर क्राइसिस शॉक। अब यहाँ पे अगर आप आर्टिकल देखें तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि जो पावर क्राइसिस है वो एज अ सरप्राइज लोगों के सामने आई है। ऑब्वियस सी बात है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि कोल की शॉर्टेज के कारण पावर सप्लाई काफ़ी ज़्यादा जा रही है ना। एंड ऑथर ने वही कहा है कि देखो कई चीज़ें ऐसी हैं कि हम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में थे कई सालों तक, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हम इन ऐसी डिस्कम्फर्ट में आ गए, है ना। और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थी। आपको पता था कि कोविड के बाद जो एनर्जी डिमांड होगी वो बढ़ेगी, तो व्हाई डिडंट यू प्रिपेयर फॉर दिस थिंग। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बताई है। अब ऑथर ने यहाँ पे देखो कहा है, सबसे पहले कंज्यूमर डिमांड अगर हम समझें उसको समझने के लिए पहले इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कहता है इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन और लाइसेंस कंपनी, यानी कि डिस्कॉम जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड द रिलायबल क्वालिटी एंड राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द कंज्यूमर्स। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंतर्गत जो डिस्कॉम कंपनी होती है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस जो कंपनी होती है उसका काम रहता है कि रिलायबल क्वालिटी एंड राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी हर कंज्यूमर को प्रोवाइड की जाए अकॉर्डिंग टू हिज और हर डिमांड। टू डू सो दे इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद द नंबर ऑफ जनरेटिंग कंपनीज। इस कारण से वो क्या करते हैं, डिस्कॉम्स जो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज होती हैं, वो जनरेटिंग कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे आती हैं। ठीक है ना, ताकि वो उससे पावर परचेज करें, पावर परचेज एग्रीमेंट करें, एंड उसके बाद फिर वो क्या करें कि एडिक्वेट सप्लाई लोगों को तक डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है ना। नाउ दीज डिस्कॉम्स वर्क अंडर द ओवरसाइट ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो ये जो डिस्कॉम्स हैं वो किसके अंतर्गत काम करती हैं, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के अंतर्गत काम करती हैं। ठीक है ना। अब हो क्या रहा है, विद हायर इनकम्स एंड कंसिक्वेंट इंक्रीज इन द यूज ऑफ एयर कंडीशनर्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज अंडरगोइंग अ qualitative transformation with rising daily and seasonal peaks and spikes on a very hot or cold days। तो ऑथर ने कहा कि अब देखो टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, लोग एयर कंडीशनर्स यूज़ करने लगे, हीटर्स यूज़ करने लगे, थर्मोस्टेट यूज़ हो रहा है, चीज़ें फ्रिज यूज़ हो रही, कूलर। तो ऐसे में क्या है कि अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, लोगों की जो डिमांड है वो पीक करती हैं। कभी सीजनल पीक आपको देखने को मिलता है, स्पाइक्स देखने को मिलता है, एंड ये स्पाइक्स, ये पीक्स आपको फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ने वाले दिखेंगे। तो देखो डिमांड जो है, प्रोडक्शन वो
वो तो अनसर्टेन है, आपको नहीं पता कितनी होगी, लेकिन डिस्कॉम्स जो हैं उनको अपनी जो डिमांड ट्रेजेक्ट्री है या जो प्रोजेक्शन है उसको उनको बढ़ाना चाहिए, है ना, ताकि वो एडिक्वेट सप्लाई में अरेंजमेंट कर सके और कल की फ्यूचर की किसी भी डिमांड के लिए खुद को तैयार कर सके। तो ऑथर ने सजेशन डिस्कॉम्स को दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को दिया कि भैया आप जब पावर परचेज कर रहे हो तो आप फ्यूचर की डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए पावर परचेज करो, उनके साथ करो और रोबस्ट मैनर में करो, ठीक है। दैट इज द थिंग कि आप डिमांड को देखो, अगर आप डिमांड नहीं देखोगे तो फिर आप कर नहीं पाओगे। अब इसके लिए अलग अलग चीज़ें जो है ऑथर ने सजेस्ट की हैं, किस तरीके से आप रिलायबल सप्लाई इंश्योर कर सकते हो, किस तरीके से। तो यहाँ पे रेगुलेटरी कमीशन नीड्स टू प्रोवाइड फॉर सच एक्सपेंसिव पीकिंग पावर अरेंजमेंट्स इन द टैरिफ दे अप्रूव। जो रेगुलेटरी कमीशन है उसके लिए सजेशन ये दिया है ऑथर ने कि भैया जब एक्सपेंसिव जो पावर पीक जब हो रही हो तो पावर पीक अरेंजमेंट के लिए आपको कुछ एक्सपेंसिव टैरिफ्स अप्रूव करने पड़ेंगे, ताकि ऑब्वियस सी बात है, देखो जब लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। सिंस दे आर यूजिंग मोर देयरफॉर देयर शुड नॉट हैव मच प्रॉब्लम इन पेइंग मोर। तो ऑथर ने वही कहा कि जो पावर पीक अरेंजमेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा हायर टैरिफ अप्रूव करने की जरूरत है। एंड इट इज ऑल्सो द टाइम टू मूव टुवर्ड्स सेपरेट पीकिंग पावर प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो अब जो है समय ये भी आ गया है कि पीक पावर कॉन्ट्रैक्ट्स यानी पीक पावर प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएं इन एडिशन टू द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ लॉन्ग टर्म पावर कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉन्ग टर्म पावर कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक आप कर रहे हो, लेकिन उसके एडिशन में पीक पावर प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी आपको करने की जरूरत है, ताकि जो पीक पावर में डिमांड है उसको आप सप्लाई कर सको, उसको आप जस्टिफाई कर सको। इसके अलावा ऑथर ने एक चीज कही, फर्दर अ ट्रांजिशन टू डिमांड बेस्ड टाइम ऑफ डे रेट्स। डिमांड बेस्ड टाइम ऑफ डे रेट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर जनरेटर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स वुड हेल्प। अब डिमांड बेस्ड जो टैरिफ्स हैं उनको आप लाओ, डिमांड बेस्ड टैरिफ्स को लेकर के आओ। दीज आर सम ऑफ द सजेशंस गिवन बाय द ऑथर। जरूरी नहीं कि आप इससे एग्री करें, जरूरी नहीं कि मैं इससे एग्री करूं, लेकिन हाँ सजेशंस हैं। फ्यूचर में कल को आपको कभी क्वेश्चन लिखने को आ जाता है इस तरीके से डिस्कॉम्स एंड जनरेशन कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप वहां पे ये पॉइंट्स पुट अप कर सकते हो, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ऑथर ने कहा एक और मेजर प्रॉब्लम है जो डिलेड पेमेंट है। अब डिस्कॉम्स क्या करते हैं, डिलेड पेमेंट दी नहीं या उनके लॉसेस ज़्यादा हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में लॉसेस भी काफ़ी होते हैं। अब पेमेंट अगर नहीं दे पाएंगे तो जनरेटिंग कंपनीज उनको पावर नहीं देंगी। अब जनरेटिंग कंपनीज अगर उनको पावर नहीं देंगी तो फिर वो कंज्यूमर्स को नहीं पहुंचाएंगे और ऐसे में फिर इलेक्ट्रिसिटी शॉक देखने को आपको मिलेगा। तो ऑथर ने कहा है कि यहाँ पर डिस्कॉम्स को ये भी मेक श्योर करना है कि जो पावर में इसको अर्जेंसी के साथ सॉल्व करना है इशूज़ को, और ये देखना है कि जो जनरेटिंग कंपनी से वो पावर ले रहे हैं उनका पेमेंट वो टाइमली पेमेंट करे। स्टेट को भी इसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए कि कौन सी डिस्कॉम है जो कि फॉल्टर कर रही है, कौन सी फेल हो रही है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ऑथर ने कहा। इसके अलावा ऑथर ने कुछ और सजेस्ट किया कुछ चीज़ें, जैसे कि बहुत सारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कैपेसिटी है वो अवेलेबल है, एक्सपेंसिव है लेकिन आइडियल पड़ी हुई है, ठीक है ना, जिसमें कि 15 से 20 गीगावाट का गैस बेस्ड पावर प्लांट है ना। इसके अलावा 6 to 8 गीगावाट के थर्मल प्लांट्स हैं जो कि इंपोर्टेड कोल पे रन कर सकते हैं। तो आप भैया उनके लिए आप करो ना, स्टार्ट करो। आइडियल आप कैपेसिटी बचा करके रखोगे उससे कोई मतलब नहीं है, आइडियल कैपेसिटी का यूज़ करो, यू स्टार्ट मतलब प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम देयर, है ना। तो ये ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन। और आप कंज्यूमर से करो ना बात कि भैया अगर आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग या अगर आपके पीक पावर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम सरचार्ज लगाएं तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो कंज्यूमर्स नहीं करेंगे, है ना। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर है सजेस्टेड कि पावर डिमांड के अकॉर्डिंग जो सरचार्जेस हैं आप वो भी एक्स्ट्रा पुट अप कर सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स विच आर मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे आज ये दोनों टॉपिक हम नहीं देखेंगे क्योंकि दोनों ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। मिनिस्ट्री रिवाइजेस एमपी लैट्स रूल्स। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ने यानी कि एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम का जो एमपी लैट फंड है उसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने थोड़ा रूल्स को ट्विक किया है ना। अब कैसे ट्विक किया है रूल्स को, उन्होंने कहा कि एमपी लैट्स के अंदर जो फंड आता था उसका जो इंटरेस्ट आता था अब वो इंटरेस्ट जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है ना।
अभी तक क्या प्रोसेस थी, अभी तक प्रोसेस ये थी, जो एमपी लैड आपको पता होगा कि एक साल में 5 करोड़ रुपए एलोकेट किए जाते हैं, हर एमपी को 5 करोड़ रुपए एनुअली एलोकेट किए जाते हैं कुछ अच्छा काम करने के लिए, उनकी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है ना। तो एमपी लैड फंड जो होता है उसमें, उसके अंतर्गत अभी तक क्या चलता था कि जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है ना, जो भी इंटरेस्ट मिल रहा था, ब्याज मिल रहा था, वो कहाँ जा रहा था, वो जा रहा था आपका एमपी लैड स्कीम में ही, उसी के अंतर्गत दोबारा मिल जा रहा था उसको। लेकिन नाउ द रूल हैज़ बीन चेंज और कहा गया कि जो इसका इंटरेस्ट होगा अब वो कहाँ जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। कई लोगों ने इसका अपोज किया, लेकिन दिस इज द रूल ट्विक दैट हैज़ बीन डन, तो इसको आप याद रखेगा, ठीक है, इसको याद रखना। सुधांशु धूलिया एंड जमशेद पारडीवाला टेक ओथ एज सुप्रीम कोर्ट जजेस। यहाँ पे इनको नए दो, मैंने बताया था आपको कि 34 की 34 जो है सीट्स अब फिल हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब इनको ओथ दिलाई गई। ओथ के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं कि अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस हैज़ टू मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। यहाँ गलती मत करिएगा कि फोटो देख करके आप उसको बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर दें। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है बिफोर हुम, तो बिफोर द प्रेसिडेंट और सच पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस, ठीक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट की ओथ में क्या क्या होता है, टू बियर फुल फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, to duly and faithfully and to be best of his ability, knowledge and judgment perform the duties of the office without fear or favor, and to uphold the constitution and the laws, ठीक है ना। So these are the things which are considered under the oath. I hope you got clarity regarding that as well, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। अंडमान टू गेट गैस बेस्ड पावर प्लांट। तो अंडमान एंड निकोबार को इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है एक गैस बेस्ड पावर प्लांट। जो नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने रिकमेंड किया है कि गैस बेस्ड पावर प्लांट जो रहेगा वो अच्छा रहेगा फॉर इट्स लोकेशन एज वेल, इन्वायरमेंट को देखते हुए भी और इसके लोकेशन को देखते हुए भी। ऑपरेशन दूधी, ऑपरेशन दूधी याद रखेगा, इट इज़ द ऑपरेशन बाय असम राइफल्स, वन ऑफ द बेस्ट ऑफेंसिव ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द असम राइफल्स। उसके 30 साल पूरे होने का सेलिब्रेशन किया गया था। और याद रखेगा 15 सोल्जर्स थे असम राइफल की 7th बटालियन के, जिनको नायब सूबेदार पदम बहादुर छेत्री ने लीड किया था। 5 मई 1991, 5 मई 1991 को दे गन डाउन 72 पाकिस्तानी ट्रेंड एक्सट्रीमिस्ट एंड कैप्चर्ड 13 अदर्स एट 14,000 फीट इन जम्मू एंड कश्मीर। इसको ऑपरेशन दूधी बोलते हैं। 5 मई 1991 नायब सूबेदार पदम बहादुर छेत्री, उन्होंने, उनकी टीम ने मिलकर के 15 सोल्जर्स की टीम थी जिन्होंने 72 पाकिस्तानी ट्रेंड एक्सट्रीमिस्ट को कैप्चर किया और उनको गन डाउन कर दिया। सो दिस वाज ऑपरेशन दूधी। अच्छा, आपको पता है असम राइफल्स के बारे में एक फैक्ट बता दूं कि असम राइफल्स जो है वो ओल्डेस्ट ऑफ द ब्रांच है पैरामिलिट्री में, और इसमें 1835 में बनी थी ये, और इन 1917 में इसका नाम असम राइफल्स किया गया। असम राइफल्स एकमात्र पैरामिलिट्री फोर्स है जिसके ऊपर डुअल कंट्रोल है, मतलब कि इसकी जो सैलरी, ये सब प्रमोशन पर्क्स है, ये सब होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, और लेकिन जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है वो आता है इंडियन आर्मी यानी कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। तो डुअल कंट्रोल के अंतर्गत असम राइफल्स है, ये एक फैक्ट आपको बताना था। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।